मेरा नाम कविता है। हमारा गांव एक पिछड़ा हुआ गांव था, जहां पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थीं। एक दिन हमारे गांव में एक अस्पताल खुला, जहां पर लोगों का इलाज फ्री में होता था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर उस अस्पताल के बारे में खबर फैलने लगी कि जो भी कुंवारी लड़की अपना इलाज कराने वहां पर जाती है तो वो 10 दिन में प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये खबर मैंने सुनी तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी और उसके बाद एक दिन मैं अपनी बेटी के ससुराल उससे मिलने के लिए जा रही थी। अभी 2 महीने पहले ही मैंने उसकी शादी की थी। मेरी बेटी बहुत मासूम और सीधी सादी थी, लेकिन शादी करना मेरी एक मजबूरी थी, क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसी हुई थी। इसलिए अपनी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। जब से उसकी शादी हुई थी, आज पहली बार ही मैं उसके ससुराल जा रही थी। उसके ससुराल वालों ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि हमें आपका ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं, लेकिन एक बार तो मैं अपनी बेटी के घर जा ही सकती थी। अभी मैं घर के अंदर दाखिल ही हुई थी कि सामने अपनी बेटी को देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो भागती हुई मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरे सीने से लग गई। मैंने पूछा, बेटी ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है, किसने किया है? उसने रोते हुए सिसक सिसक कर मुझे बताया कि माँ, वो तीनों रोज़ मेरे साथ। आज मैं आपको अपनी बेटी के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जिसके पास पहले से ही एक बेटा था। उसकी पत्नी मर चुकी थी, इसलिए उसको बच्चों की परवरिश के लिए किसी माँ की ज़रूरत थी। मैं कुंवारी थी, इसलिए मेरी शादी मेरे पति के साथ हो गई। मैंने अपने पति के बेटे की परवरिश अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर की। बचपन से ही उसको ये बात पता थी कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। फिर मैंने भी अपनी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। वो अपनी बहन के साथ थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहता था। मेरे पति के बेटे का नाम गौरव था। गौरव बहुत ही खामोश बिहेवियर का लड़का था। वो हमेशा बहुत सीरियस रहा करता था, न ज़्यादा किसी से हंसी मजाक करने और न ज़्यादा ही किसी से बोलना। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। जब मेरी बेटी पैदा हो गई तो उसके 2 महीने के बाद ही मेरे पति की मौत हो गई। मैं बहुत गरीब थी, इसलिए मैंने दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन किया और दोनों बच्चों को पाल पोस कर जवान कर दिया। मेरी बेटी की उम्र 14 साल हो गई थी और जबकि गौरव की उम्र 21 साल हो चुकी थी। मेरी बेटी मेरी शादी के 4 साल बाद पैदा हुई थी, लेकिन उसके बाद मेरी कोई दूसरी औलाद नहीं हुई। गौरव पढ़ाई कर रहा था। गौरव के पिता की पहले से ही ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाए, इसलिए गौरव हमेशा पढ़ाई में ही बिजी रहता था। मैं लोगों के घरों में काम भी करती थी और अपनी बेटी की भी परवरिश करती थी और बेटी की भी पढ़ाई का खर्च उठा रही थी। गौरव का बिहेवियर मेरे साथ भी बहुत सिंपल सा रहता था। मैंने उसे कभी भी खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था। पति की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा गौरव पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाए, इसलिए मैंने उसके इस सपने को पूरा करने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। बेटी को भी मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ा पाई थी, क्योंकि अब मेरी उम्र होने लगी थी और मुझसे लोगों के घरों में काम अब ज़्यादा नहीं होते थे। 20 साल की उम्र से ही गौरव ने हमारे गांव के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। वो लोगों के घरों में जाकर उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, जिससे उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे और घर का खर्च भी होता रहता था। गौरव अपनी बहन से भी बहुत कम बात किया करता था। हम दोनों माँ बेटी घर में अकेले ही रहते थे। गौरव तो सारा दिन घर से बाहर रहता था, सिर्फ रात को ही आता था और खाना खाने के बाद सो जाया करता था। मेरी बेटी जवान हो रही थी। उसकी उम्र 14 साल हो गई थी, लेकिन वो सेहत में इतनी अच्छी थी कि कोई भी उसे 14 साल का नहीं बताता था, बल्कि वो किसी 18 साल की लड़की की तरह लगती थी। लेकिन मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा मासूम थी। मैंने उसकी शादी 14 साल की उम्र में ही करवा दी और अभी मेरी उम्र भी 35 साल ही हुई थी। मेरे पति को इस दुनिया से गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। अब मैंने लोगों के घरों का काम भी करना बंद कर दिया था, क्योंकि घर का सारा राशन गौरव ही लाकर देता था। हमारे रिश्तेदार भी थे। मेरे पति के मरने के बाद मेरे पति के भाई और उनके पिता का कहना था कि बच्चों को हमारे हवाले कर दो और तुम शादी कर लो, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की परवरिश करनी थी। मैं जब लोगों के घरों में काम करने जाती थी तो मेरे ससुराल वालों ने कहा कि तुम हमारा नाम बदनाम कर रही हो। तुम्हारे पति ने मरते हुए कहा था
कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी पत्नी की दूसरी शादी करवा देना, क्योंकि मेरे पति बहुत बीमार रहने लगे थे और उन्होंने जाते हुए ये बात कही थी और कही भी मेरे ससुर और जेठ से थी। अब वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि हम अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, पर मैं शादी नहीं करना चाहती थी। जब मेरे पति की मौत हुई थी तो मेरी बेटी 2 महीने की थी और गौरव 7 साल का था। इतने छोटे बच्चों को मैं दूसरों के भरोसे कैसे छोड़ सकती थी। मैं अपने बच्चों की परवरिश करना चाहती थी। माना कि उस टाइम मेरी शादी की उम्र थी, लेकिन एक माँ होकर जिस तरह से मैं उन बच्चों की परवरिश कर सकती थी, ऐसी परवरिश उनकी कोई नहीं करता। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि अपने बच्चों के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। पर वो लोग मेरे पीछे बुरी तरीके से पड़े हुए थे, क्योंकि उनके साथ हमारा हिस्सा भी था। उन्होंने कहा कि अगर तुम बात नहीं मानोगी तो हम तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं देंगे। लेकिन मेरा हिस्सा ना सही, पर गौरव का तो हिस्सा बनता था, क्योंकि गौरव अपने पिता का बेटा था। मैं आवाज भी नहीं उठा सकती थी, क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। ऐसी हालत में मैं उनको लेकर कहाँ जाती। फिर जैसे तैसे मैं उस घर से निकल गई और एक किराए के घर में चली गई। वहां जाकर मैंने अपना गुजर बसर किया और लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों को जवान कर दिया। मैंने अपने पति की संपत्ति को छोड़ दिया था, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। अब जब गौरव जवान हो गया तो उसने घर का खर्च उठाना शुरू कर दिया। मेरी बेटी हमेशा खामोश रहती थी। वो ज्यादा किसी से बातें नहीं करती थी। वो अजीब सी थी और घर के बाहर भी नहीं निकलती थी। मैंने गौरव से कहकर उसको ट्यूशन पढ़ाने की काफी कोशिश की। वो उसे ट्यूशन पढ़ाता तो उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता था। स्कूल में पढ़ाई में उसकी करवा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं 2 बच्चों को पढ़ा पाती। इसीलिए मैंने सिर्फ बेटे को ही स्कूल की शिक्षा दी। मेरी बेटी दिमाग की इतनी ज्यादा कमजोर थी कि वो कुछ भी नहीं पढ़ पाती थी। मैंने एक बार उसका सरकारी स्कूल में भी एडमिशन करवा दिया था, तो वहाँ के टीचर कहती थी कि आपकी बेटी की दिमागी हालत बाकी बच्चों से बहुत कमजोर है, अपनी बेटी का इलाज करवाइए। लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ थे कि मैं अपनी बेटी का इलाज करा पाती। वैसे भी मेरी बेटी का सिर्फ दिमाग कमजोर था, वो पागल थोड़ी थी जो मैं उसका इलाज करवाती। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने घर को चलाया था। उस पर घर का किराया भी देना होता था। मुझे अपने पति के घर के हिस्से की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वो मेरे काम आता जो मेरे पति का था, लेकिन उनके भाई और पिता ने मुझे नहीं दिया। फिलहाल दिन इसी तरह से गुजरते गए और परेशानी भरे हालात धीरे धीरे खत्म हो गए। फिर मुझे लोगों ने राय दी कि तुम अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द कर दो। मेरी बेटी 14 साल की ही हुई थी। मुझे हमेशा उसकी फिक्र लगी रहती थी, क्योंकि इस तरह से मेरी बेटी का खर्च उठाने के लिए भी कोई आ जाएगा। मेरा बेटा तो अपने खर्च उठा लिया करता था, लेकिन उस बेचारे की इतनी कमाई भी नहीं थी। वो भी जैसे तैसे अपना खर्च और घर का खर्च उठा रहा था। मुझे ये बात ठीक लगी थी कि मुझे अब अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, और मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत जल्दी एक रिश्ता तलाश कर लिया। मुझे मेरी बेटी के लिए ऐसा घर चाहिए था जिस घर में सास और नंद, जेठानी, भाभी का कोई भी चक्कर न हो, क्योंकि मेरी बेटी बहुत मासूम थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो सियासी मामलात में पड़ जाए। ससुराल में भी काफी ज्यादा सियासत होती है, बल्कि जो सियासत खानदान में होती है वो तो देश में भी नहीं होती। मैंने एक रिश्ता तलाश कर लिया। लड़का मेरी बेटी की तरह ही कम उम्र का था और उसकी नौकरी भी अच्छी लगी हुई थी। लड़के के परिवार में लड़के के अलावा उसके पिता रहते थे और कोई भी नहीं रहता था। उनके घर में किसी औरत की जरूरत थी जो घर के कामकाज संभाल सके। लड़के का पिता भी बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। उनको भी हमारे घर से ये रिश्ता बहुत पसंद आया था। उन्होंने कहा कि हमें भी किसी ऐसी लड़की की ही तलाश थी जो हमारे घर को अच्छे से संभाल सके और मेरे बेटे की ही उम्र की हो। बात पक्की हो गई थी और 15 दिन बाद ही शादी की रस्म थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि मैं अब तुम्हारी शादी करने वाली हूँ। उसने कहा कि माँ, मुझे क्या करना होगा। मैंने उसे समझाया कि बस तुम अपने घर चली जाना। तुम्हारा वहाँ पर पति होगा और ससुर होंगे जो तुम्हारे पिता की जगह होंगे। वो तुम्हारे सर पर हाथ रखेंगे। तुम्हें हमेशा अपने ससुर की इज्जत करनी है और अपनी ससुराल में अपनी इज्जत बनाए रखनी है। हमेशा अपने पति की बात मानना और घर के सारे कामकाज अच्छे तरीके से करना, जिससे तुम्हारी तारीफ हो, और उन लोगों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना। इसी को शादी कहते हैं। उसने कहा,
माँ, आपके पति तो आपको इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। क्या शादी हो जाने के बाद मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला जाएगा? मैंने अपना सर पकड़ लिया कि मैं इस लड़की का क्या करूं। मैंने कहा, नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं होता। तुम हमेशा अपनी पति की सलामती की प्रार्थना करना। हर इंसान अपनी जितनी उम्र लिखवाकर लेकर आता है उतनी ही जिंदगी वो इस दुनिया में जिएगा। इसलिए तुम हमेशा अपनी और अपने पति की अच्छी जिंदगी के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहना। फिर देखना सब कुछ ठीक रहेगा। तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुमसे खूब प्यार करेगा। और हाँ, अगर तुम्हें अपने ससुराल में कोई भी परेशानी हो तो तुम फौरन मुझे बताना। तुम्हारी ससुराल में तुम पर कोई भी हाथ उठाने की कोशिश करे या तुम्हें कुछ बुरा भला कहे तो तुम उनकी कोई भी बात न सुनना। तुम अपनी माँ से शिकायत कर देना, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगी। मेरी बेटी के ससुराल वालों ने ज्यादा कुछ तो नहीं मांगा, ना ही दहेज। बस थोड़ा बहुत सामान था जो मैंने उसके लिए पहले से इकट्ठा करके रखा हुआ था, जो कि मेरे टाइम का था। मेरी माँ ने मुझे दिया था, वो मेरे काम में तो नहीं आ सका। मैंने अपनी बेटी के लिए रख दिया था। उन्होंने कहा कि हम लोग बड़े ही सिंपल से लोग हैं, पूरा दिन काम पर रहते हैं और रात को सुकून से घर आकर सो जाते हैं। हम लोगों को अपने घर में ज्यादा आना जाना पसंद नहीं। आपकी बेटी है, आपने उसको विदा कर दिया। आप इससे मिलने के लिए कभी कभी हमारे घर पर आ जाना। ऐसा न हो कि आज लड़की के दादा आ रहे हैं और आज लड़की के चाचा, या फिर आज लड़की के मामा आ रहे हैं और आज लड़की की चाची आ रही है। हम पराये लोगों को अपने घर में ज्यादा नहीं घुसाते हैं। मैंने कहा कि मैं आपकी बात अच्छे तरीके से समझ रही हूँ। मेरे माता पिता भी ऐसे ही थे, इसलिए आप फिक्र न करें, आपके घर में कोई भी नहीं आएगा। लेकिन क्या मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए कभी कभी आपके घर पर आ सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि आप भी जरा आना जाना कम ही रखिएगा, नहीं तो फिर लड़कियों का ठीक तरह से घर नहीं बस पाता है। वरना मिलने मिलाने के लिए तो हम खुद भी इसको आपके घर पर भेज दिया करेंगे। उन्होंने बड़े बुरे अंदाज में ये बात कही थी। मुझे उनकी बात थोड़ी अजीब लगी थी, लेकिन मैंने हाँ कह दिया था और अब तो शादी भी होनी ही थी। कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी की शादी हो गई। मेरी बेटी का नाम नीतू था। मैं प्यार से उसे डॉली कहा करती थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और कम उम्र की जवान लड़की थी, मासूम थी। मेरी बेटी बिल्कुल भी चालाक नहीं थी और मेरी अपनी बेटी के अंदर जान बसती थी। अपनी बेटी को विदा करते टाइम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल के दो टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या करती, मैं मजबूर थी। मैंने उसकी शादी करवा दी और कुछ दिनों के बाद मेरे ससुराल वाले भी मेरे पास आकर सवाल करने लगे कि तुमने हमारी पोती की शादी हमारी मर्जी के खिलाफ क्यों करवा दी। वो मेरी बेटी की शादी कहीं और अपने ही खानदान में करवाना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। वो लोग हमारे घर पर आकर बहस ही कर रहे थे कि इतनी ही देर में गौरव आ गया और गौरव ने उनसे हमारे घर से जाने के लिए कहा। कहने लगा कि आप हमारे कैसे रिश्तेदार हैं, सुख दुख में तो साथ नहीं देते और हमेशा हम पर अपना हक जताने के लिए आ जाते हैं। गौरव की ये बात सुनकर वो लोग खामोशी से घर से बाहर निकल गए। ये कहकर गौरव भी घर से बाहर किसी काम के लिए चला गया था। मुझे गौरव की ये बहादुरी बहुत पसंद आई थी। भले ही वो मुझसे कम बात किया करता था, लेकिन आज जब उसने अपनी माँ के लिए कोई स्टैंड लिया था तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। गौरव बहुत ही अच्छा लड़का था। मैं चाह रही थी कि किसी दिन इसके लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसकी भी शादी कर दूं। मैं चाहती थी कि शायद वो खुद ही मुझे अपनी पसंद के बारे में बता दे। अगर उसे कोई लड़की पसंद है तो वो मुझे बता दे, मैं उसी से उसकी शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर नहीं है तो मैं उसके लिए फिर लड़कियां देखना तलाश करूँ, क्योंकि अब मेरी बेटी की भी शादी हो गई है। इस घर में मैं अकेली रह गई हूँ। लेकिन गौरव ना तो घर में रुकता है और ना ही कोई अच्छी बुरी बात करता है। मेरे ससुराल वालों को मेरे बेटे का ऐसा बिहेवियर बहुत ही बुरा लगा था। उन लोगों ने अपने घर जाकर खूब हंगामा किया था और कहा था कि हम गौरव को उसके पिता का हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत बदतमीज है और उसने हमारी बेइज्जती की है। वो लोग पहले से ही हमारा हक मारना चाहते थे, लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हर महीने घर का किराया देना भारी पड़ता था। अगर वो लोग हमारा हिस्सा हमें दे देते तो हम उन पैसों से अपना कोई छोटा मोटा सा घर खरीद लेते, जिससे हमें बेफिक्री हो जाती और हर महीने किराया भी नहीं देना पड़ता। मेरी बेटी का घर तो बस गया था। गौरव सुबह ही घर से निकल जाता था और मैं घर में सारा दिन अकेली रहती थी और घर में सारा दिन काम करती रहती। जब भी मैं खाने में अपनी बेटी की पसंद की कोई डिश बनाती थी तो मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ जाती थी।
सोचती थी कि थोड़ा सा खाना अपनी बेटी के घर भी भेज दूं, लेकिन उसके ससुराल वालों ने कहा था कि हमारे घर ज्यादा आना जाना और मेल मिलाप मत रखना, हमें ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैं तो हैरान थी कि उनके घर में कोई औरत भी नहीं थी। फिर उन्होंने क्यों कहा कि हम गैर लोगों को घर में नहीं आने देते? घर में कौन सा कोई औरत या लड़की थी जिसको गैर मर्द देख लेते? आज मेरा सुबह से ही दिल बहुत घबरा रहा था। अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन शाम को ही उसकी कॉल आ गई। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं तुम्हारे घर आने का प्लान बना रही थी, तो मेरी बेटी कहने लगी कि नहीं, हम लोग तो घूमने के लिए दूसरे शहर गए हुए थे और 2-3 दिन के लिए हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। मेरे पति की मासी आ रही हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी बिजी हो जाऊंगी, आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी। मैंने कहा कि अरे अरे, तुम तो बिल्कुल अपने घर वाली हो गई हो, तुम्हें तो अपनी माँ की बिल्कुल याद नहीं आती, अपने पति की लाडली पत्नी बन गई हो। फिक्र मत करो, मैं भी नहीं आऊंगी, तुम मेहमानों को टाइम दो, कुछ चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना, कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हारे ससुराल में तुमको? तो उसने कहा कि नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरी बेटी आवाज से ही बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। मुझे भी सुकून मिल गया कि चलो मेरी बेटी बहुत खुश है। अब मेरे दिल को सुकून मिल गया था। लेकिन जब रात हुई तो मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि मेरी बेटी एक पिंजरे में कैद है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वो बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही है कि कोई मुझे बाहर निकालो। मैं वहां पर पहुंच गई हूँ, लेकिन मुझसे पिंजरा तोड़ा नहीं जा रहा। मेरी बेटी बुरी तरह से रो रही है और कह रही है कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बचा लो, बचा लो। पर मैं उसे बचा नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत बुरी तरह घबरा गई और इसी सपने से मैं अचानक जागी तो मेरी हालत बहुत बुरी, अजीब सी हो रही थी। मेरी ऐसी हालत देखकर गौरव भी जाग गया। उसने कहा, क्या हो गया है? क्या कोई बुरा सपना देख लिया आपने? मैंने कहा कि मुझे मेरी बेटी का बुरा सपना आया था, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। गौरव ने कहा कि कल आप उसके घर चली जाना, वो ठीक तो है? मैंने कहा, वहाँ तो सब ठीक है, मेरी उससे कॉल पर बात हुई थी। फिलहाल मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत सारी प्रार्थना की और अपने घर में ही रह गई, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं आ रहा था। गौरव ने कहा कि मुझे किसी काम के सिलसिले में जाना है 2 रातों के लिए, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा कि ठीक है और गौरव भी चला गया था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। सोचा कि मैं अपनी बेटी से जाकर मिल ही आती हूँ, मुझे उनके घर बताकर जाना चाहिए था। पर मेरी बेटी ने जिस नंबर से कॉल की थी वो नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने सोचा कि मेरी अपनी बेटी का घर है और मैं पहली बार उसकी ससुराल जा रही हूँ और मैंने कौन सा वहाँ जाकर कोई खाना खाना है या कोई मेहमान नवाजी करवानी है। बस अपनी बेटी को देखकर वापस आ जाऊंगी। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मुझे घर की हालत बड़ी ही अजीब सी लग रही थी। मैं हैरान थी कि मेरी बेटी ने घर को ठीक से साफ नहीं किया। घर में हर तरफ गंदगी फैली हुई थी। एक तरफ साइड में कूड़ा इकट्ठा हुआ था। उनके घर में थोड़ा सा कच्चा हिस्सा भी था जिसको बिल्कुल भी साफ नहीं किया गया था। मैं हैरान थी कि लगता है मेरी बेटी अपने पति में इतनी ज्यादा बिजी हो गई कि घर की तरफ उसका कोई ध्यान ही नहीं। मैंने सोचा था कि अपनी बेटी को अच्छी तरह से समझाऊंगी कि बेटा, घर को साफ रखना होता है। सामने गई तो मेरी बेटी का कमरा था। उस कमरे में पर्दा पड़ा हुआ था। मुझे लगा शायद कि मेरी बेटी का ही कमरा होगा। मैं कमरे के अंदर चली गई तो कमरे की हालत भी बड़ी बुरी थी। बेड पर बहुत सी सिलवटें पड़ी हुई थी और चारों तरफ गंदगी ही गंदगी लग रही थी। कमरे में से भी बदबू आ रही थी। पर मेरी बेटी कहाँ थी? शायद वो किचन में थी। इनका घर भी बड़े उल्टे तरीके का बना हुआ था। कमरे कहीं और थे और किचन कहीं और था और बाथरूम कमरों से बाहर था। पुराने जमाने का घर था। खैर, मैं किचन की तरफ गई तो मेरी बेटी वहां भी नहीं थी। मैं हैरान हो गई थी कि घर में कोई भी नहीं था और घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। चलो, मेन दरवाजा तो खुला हुआ ही था, लेकिन घर के अंदर भी कोई नहीं था। मेरी बेटी का ससुर भी घर में मौजूद नहीं था और ना ही उसका पति था। मैं मायूस होकर वापस लौट कर आ रही थी कि इतनी देर में मुझे अचानक मेरी बेटी के चीखने की आवाज आई। उसने शायद मुझे कहीं दूर से देख लिया और वो कह रही थी कि माँ, माँ रुको। लेकिन उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत तकलीफ में है। मैंने देखा तो वो एक कमरे में पड़ी हुई थी। उस कमरे में सिर्फ एक चारपाई थी और एक कुर्सी। मेरी बेटी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मैंने जाकर उसे देखा तो वो बहुत ज्यादा बीमार लग रही थी। मैंने उसे एकदम से गले लगा लिया। मैंने कहा,
तुम्हें क्या हुआ है मेरी बेटी? क्या हो गया? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? क्या तुम बीमार हो? लेकिन अभी 2 दिन पहले ही तो तुम कह रही थी कि सब कुछ ठीक है, मेहमान आए हुए हैं। मुझे लगा कि मेहमान चले गए होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। क्या हुआ है तुम्हें? उसने कहा कि माँ, मुझे बचा लो, मुझे बचाकर यहाँ से ले जाओ, यहाँ से लेकर चलो माँ। वो बुरी तरह से रो रही थी। मैंने उसे गले लगा लिया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। मैं समझ गई थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, उसे ठीक से सांस भी नहीं आ पा रही थी। सांस तो मुझे भी नहीं आ रही थी अपनी औलाद को इस हालत में देखकर। मैं भी ऐसे हो गई थी जैसे कोई जुल्म उसके साथ हुआ है तो वही जुल्म मेरे साथ भी हुआ है। मैंने उसके आसपास देखा तो उसने कहा कि वो लोग घर पर नहीं हैं, वो लोग आ जाएंगे और उनके आने से पहले पहले ही आप मुझे यहाँ से लेकर चलो। वो आ जाएंगे तो मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। वो अपने पति और ससुर की बात कर रही थी। मैंने कहा कि किनकी बात कर रही हो? तो उसने कहा कि हाँ माँ, वो भी और वो भी, और वो कोई 3 लोग हैं। वो अच्छे नहीं हैं, मुझे यहाँ से लेकर चलो माँ, वो बिल्कुल अच्छे लोग नहीं हैं। मैंने अपनी बेटी को चुप कराने की बहुत कोशिश की, कहा कि चुप हो जाओ और खामोश हो जाओ। मैंने उसको उसका दुपट्टा उड़ाया और उसको घर से निकाल कर लेकर गई। मुझे रास्ते का ठीक से पता नहीं था क्योंकि मैं तो रिक्शा में आई थी। मुझे जो रास्ता दिखाई दिया उसी रास्ते पर चलने लगी। मेरी बेटी तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। फिर मुझे एक रिक्शा नजर आ गया। मैं फौरन उस रिक्शा में बैठ गई तो रिक्शा वाला भी हमें अजीब सी नज़रों से देखने लगा। फिर हम लोग अस्पताल चले गए। डॉक्टर ने मेरी बेटी का चेकअप किया। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या ये मैरिड है? मैंने कहा जी। तो डॉक्टर ने मुझे अजीब नज़रों से देखा। डॉक्टर ने मेरी बेटी का चेकअप किया और उसे नींद की दवाइयाँ देकर सुला दिया। अब वो अस्पताल में सो रही थी। मैं उसके ही पास बैठी थी कि थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर राउंड पर आई तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ है मेरी बेटी को। तो उन्होंने कहा कि आप ज़रा मेरे केबिन में आइए। मैं डॉक्टर के साथ उनके कमरे में चली गई। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या कोई परेशानी की बात है। तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी बेटी की शादी किसके साथ की है? क्या उस आदमी को तमीज़ नहीं है? किस तरह के इंसान के साथ आपने अपनी बेटी की शादी कर दी है? उसने आपकी बेटी की क्या हालत कर दी है? मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे साफ साफ बताइए मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरा सारा शरीर ही कांप उठा था। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे पूरी बात के बारे में तो नहीं पता, लेकिन आपकी बेटी के साथ कुछ ज़रूर गलत हो रहा था। या तो ये सब कुछ इसका पति कर रहा है या फिर कोई और। ये बात तो आप अपनी बेटी से ही पूछ सकती हैं, लेकिन आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। इसे खाने पीने की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। उसकी बॉडी में खून भी बहुत कम हो गया। बल्कि इसकी हालत तो ऐसी है, ऐसी हालत में इसे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। पता नहीं इसने आखिरी बार खाना कब खाया था। आपकी बेटी का शुगर लेवल तो बहुत ही कम हो गया था, तभी तो वो बेहोश हो गई थी। हमें इसे 2-3 दिन तक यहाँ पर रखना होगा। मैंने कहा कि आप मेहरबानी करके अगर इसके बारे में कोई यहाँ पर पूछने के लिए आए तो आप उनको मत बताना, क्योंकि मैं इसको इसके घर से इसके पति की परमिशन के बिना ही लेकर आई हूँ। डॉक्टर ने कहा कि मैं समझ सकती हूँ, हम इसके नाम की जगह किसी और का नाम लिख देंगे ताकि स्टाफ को भी समझाने की ज़रूरत ना पड़े। आप इस मामले को अच्छी तरह से देखें। बेटियों का ख्याल करना पड़ता है। बेटियों की शादी करके इस तरह से बेफिक्र नहीं हो जाते। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। मैं तो डॉक्टर हूँ, इस तरह के केसेस दिन भर में मेरे पास आते जाते रहते हैं और सोचती हूँ कि जितना हम सोचते हैं इससे ज़्यादा इस ज़माने में बुरे लोग पड़े हुए हैं। डॉक्टर की बात सुनने के बाद मैं अपनी बेटी के पास आ गई और उसके पास बैठकर मैंने अपने चेहरे को ढक लिया था, और जब भी कोई कमरे के अंदर आता तो मैं डर जाती। 2 दिन तो मुझसे वहाँ पर गुजारे ही नहीं गए। किसी तरह मुश्किल से मैंने 1.5 दिन ही गुजारा था। गौरव की भी कॉल आ gई और उसने कहा कि मैं आज शाम को ही घर वापस आ रहा हूँ। मेरा काम जल्दी ही ख़त्म हो गया, जबकि उसको अगले दिन आना था। मैंने उसे भी सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर वो भी हैरान रह गया। मैंने उससे कहा कि अगर मैं इसको घर ले जाऊंगी तो वो लोग घर पर भी आ जाएंगे। गौरव ने कहा कि ये मेरा घर है, कोई खुला दरवाज़ा नहीं जो बिना इजाज़त के अंदर घुसते चले आएंगे। आप बेफिक्र रहो और नीतू को लेकर घर पर आ जाओ, मैं उन लोगों को देख लूँगा। मैं अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ गई। मैंने अपने बेटे को भी सब कुछ बता दिया था। वो भी हैरान रह गया।
उसने कहा कि मुझे तो लगता ही था कि ये लोग कुछ ठीक लोग नहीं। मेरी बेटी को होश आया तो वो बुरी तरह से डर रही थी। मैंने उसे गले से लगा लिया। मैंने कहा कि क्या बात है बेटी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तो वो कहने लगी, माँ वो लोग बहुत बुरे थे, मुझसे सारे घर के काम करवाते थे, मुझ पर हाथ भी उठाते थे, और वो लोग 3 थे और मैं अकेली थी। मैंने कहा कि 3 लोग कौन हैं? लेकिन तुम्हारी ससुराल में तो सिर्फ 2 ही लोग थे, तुम्हारा पति और तुम्हारा ससुर। तो वो कहने लगी, मेरे पति और मेरे ससुर और मेरे ससुर का छोटा भाई, इन तीनों ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। ये कहकर वो खूब रोने लगी और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था। मुझसे अपनी बेटी की बात सुनी नहीं जा रही थी। मैं भी बुरी तरह से रोने लगी, तड़पने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मेरा सांस बंद हो जाएगा। मैं बाहर आई तो मुझे चक्कर से आने लगे। तभी मुझे मेरे बेटे ने थाम लिया। उसने भी मेरी आंखों में देखा। मैंने कह दिया कि ये क्या हो गया गौरव, ये जुल्म मुझसे हुआ है। मैंने जल्दी में अपनी बेटी की शादी करवाई थी, ये क्या हो गया? डॉक्टर के हिसाब से ये माँ बनने वाली है और पता नहीं इस बच्चे का बाप कौन सा है। मैं बहुत परेशान हो रही थी, डर रही थी और उलझी हुई थी। सोच रही थी कि मेरा बेटा क्या कहेगा, क्या जवाब दूंगी मैं इसको। वो मुझसे पूछेगा कि आपने अपने बेटे की शादी तो की है, लेकिन कहीं आपकी ही बेटी खुद तो ऐसी नहीं थी, कहीं इसका तो किसी के साथ चक्कर नहीं था, क्योंकि इस जमाने में क्या नहीं हो सकता। मेरी मासूम बेटी के साथ जिन लोगों ने ये सब कुछ किया वो भी तो इंसान ही थे। शुरू शुरू में देखने में ये लोग बड़े ही अच्छे और शरीफ लोग लग रहे थे, फिर उन्होंने मेरी बेटी की क्या हालत बना दी थी। मेरा बेटा भी तो मेरी बेटी का सौतेला भाई था। वो अपने भाई को भी दूर दूर से ही देखा करती थी। शायद इसके लिए ये मामलात अजीब होते। शायद वो मुझसे कहता कि अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी बेटी ही ठीक नहीं है, तुम्हारी बेटी ने ये सब कुछ किया है और अब झूठ बोल रही है। लेकिन उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, माँ आप फिक्र मत करो, मैं आपके साथ हूँ। जिसने भी इसके साथ ये सब कुछ किया है मैं उनको सजा दिलवाकर ही रहूँगा और मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटा तो ऐसे गुस्सा हो गया और गैरत खाने लगा जैसे मेरी बेटी उसकी सगी बहन थी। गौरव की ये हिम्मत और कॉन्फिडेंस देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने गौरव से कहा कि क्या तुम हमारा साथ दोगे? तो उसने कहा कि क्यों, मैं आपका साथ क्यों नहीं दूंगा। मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरी माँ हो और नीतू मेरी बहन है। मैं ज़रूर आपका साथ दूंगा। आपने मेरे लिए इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो क्या मैं आपका साथ नहीं दे सकता? मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ और बेटा अपनी माँ और बहन का साथ क्यों नहीं देगा? आप फिक्र मत करो। मैंने कहा कि वो लोग ज़रूर यहाँ पर आएंगे, उनको पता चल गया होगा। तो वो कहने लगा कि वो लोग आ जाएंगे तो मैं उनको देख लूँगा। अपने बेटे से पहली बार इस तरह की बातें सुनते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी और ये कोई आम बात नहीं थी। गौरव मेरा सौतेला बेटा था, ये बात उसे पहले से ही पता थी, लेकिन आज उसने मुझे पहली बार जब सगी माँ के जितना ट्रीट किया था तो मेरी आंखों में आंसू निकल आए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे और मेरी बेटी को किसी तरह से कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके सर पर उसके भाई का हाथ है। अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बात बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब यही होता है कि हम लोगों का रिश्ता मजबूत है और शायद हम माँ बेटे का रिश्ता आज ही मजबूत हुआ था। आज शायद गौरव ने मुझे और मेरी बेटी को दिल से अपना लिया था। मुझे पता चल गया था कि अगर आज वो मेरे साथ है तो मेरे और मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अब मेरे दिल को तसल्ली हो गई थी। अगले ही दिन गौरव ने अपने कुछ दोस्तों को हमारे घर पर बुला लिया था। वो लोग आंगन में बैठे हुए बातें कर रहे थे और मैं उनके लिए सुबह की चाय बना रही थी और डॉक्टर को भी घर पर बुलाया हुआ था। डॉक्टर ने मेरी बेटी का चेकअप किया और उन्होंने कहा कि इसकी तबीयत अब पहले से बेहतर है। मेरी बेटी सो रही थी, उसे नींद की दवाई दी जा रही थी ताकि वो सो सके और आराम कर सके। मैं जब भी उसे देखती मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता था। मेरा दिल करता था कि मैं जाकर उन लोगों को उठाकर इस दुनिया से बाहर फेंक दूं जिन्होंने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। कुछ ऐसा कर दूं कि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। दोपहर हुई तो किसी ने बुरी तरह से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और मुझे पता चल गया कि ये वही लोग हैं। मैंने गौरव की तरफ देखा। उसने कहा कि माँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगे
ये मेरी बेटी के पति की आवाज़ थी। वो कह रहा था कि ये मेरी पत्नी है और इसे हमें वापस कर दो, इस पर मेरा हक है, मैं इसे जब चाहूँ ले जा सकता हूँ। वो बुरी तरह से चिल्ला रहा था। मैं तो हैरान थी कि उसके मुंह में भी जुबान थी। ये लोग कितने मासूम और अच्छे लोग बन रहे थे और इन्होंने मेरी मासूम बच्ची का क्या हाल कर दिया था। उसको कितना कमज़ोर बना दिया था। उसके ऊपर जुल्म करते रहे, उसको लावारिस समझकर उसका फ़ायदा उठाते रहे। गौरव ने उससे कहा कि अगर हिम्मत है तो घर में आओ, लेकिन वो भी समझदार था। वो घर के अंदर नहीं आ रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस तरह से किसी के घर के अंदर घुसा चला आएगा तो उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की जा सकती है। वो बस दरवाज़ा पीट रहा था। गौरव ने अपने दोस्तों से कहा कि ज़रा बाहर जाकर उसकी तबीयत ठीक करो। मैंने देखा कि 4-5 लड़के जो लंबे लंबे कद के थे और शक्ल से देखने में ही खतरनाक लग रहे थे। मैंने गौरव से पूछा, ये लोग कौन हैं? तो उसने कहा कि ये सारे मेरे दोस्त हैं। इनमें से 1-2 पुलिस में हैं, लेकिन पुलिस की वर्दी में नहीं आए। माँ, आप फिक्र मत करो, आज नीतू के पति की जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। उन लोगों ने जाकर उसे पकड़ लिया और पूछने लगे, हाँ जी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्यों दरवाज़ा पीट रहे हो? तो उसने कहा कि मेरी पत्नी यहाँ पर है और इन लोगों ने मेरी पत्नी को कैद कर लिया है। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो हम ससुराल ले जाएंगे, फिक्र मत करो। उन्होंने उसको उठाया और पुलिस स्टेशन ले गए। मेरी बेटी ने बयान दे दिया और मैंने भी, और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। हमने उससे अपनी बेटी के लिए तलाक भी ले ली थी क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा पिटाई हुई थी कि उसने खुद ही तलाक दे दी और कहने लगा, मुझसे तलाक ले लो और मेरी जान छोड़ दो। और फिर पुलिस वालों ने ये भी बताया कि इन लोगों ने कुछ टाइम पहले गांव में एक फर्जी अस्पताल खोलकर उसके बारे में उड़ा दिया था कि जो भी लड़की वहां से इलाज कराने जाती तो वो प्रेग्नेंट हो जाती। दरअसल इन लोगों के कुछ लोग गांव में फैले हुए थे जिन्होंने लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि वो अपनी कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दें ताकि ये लोग अपनी हवस पूरी करके उन्हें बेच दें। लेकिन गौरव ने कहा कि तलाक तो हम ले ही लेंगे, पर तुम्हारी जान भी नहीं छोड़ेंगे, फिक्र मत करो, तुम्हें भी ठीक कर देंगे। तुम्हें बताते हैं कि तुमने किस तरह के लोगों से पंगा लिया है। मेरी बेटी की तबीयत अब धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी और कुछ दिन बाद उसका मिसकैरेज भी हो गया था। वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सका। इस दुनिया में आने से पहले ही वो नहीं रहा क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। पता नहीं इसमें भी भगवान क्या चाहता था जो वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सका। गौरव ने उसका बहुत ख्याल रखा और मैंने भी। मैं हैरान थी कि दुनिया में गौरव जैसे अच्छे लोग भी होते हैं। वो मेरी बेटी का सौतेला भाई था। वो अच्छी तरह से जानता था कि मैं गौरव के पिता की दूसरी पत्नी हूँ। पहले तो गौरव का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं रहता था, लेकिन फिर भी उसने अब हमारा बहुत साथ दिया और एक सगा बेटा और भाई होने का फर्ज निभाया। गौरव ने मुझसे कभी कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की थी और ना ही कभी उसने मुझे गलत समझा था। गौरव ने अपनी बहन का बहुत ख्याल रखा और मेरी बेटी की जिंदगी में आई हुई इतनी बड़ी परेशानी को ख़त्म कर दिया, उसको सुलझाया और कभी ये तक नहीं जताया कि उसने अपनी सौतेली बहन के लिए कितना कुछ किया है। ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं। मेरी बेटी अब उसको भैया कहती है, जबकि पहले ये दोनों भाई बहन आपस में बात तक नहीं किया करते थे। मेरी बेटी की जिंदगी में भाई की कमी थी जो कि गौरव ने उसके सर पर हाथ रखकर सगे भाई की तरह पूरी कर दी थी। मेरी बेटी बहुत मासूम थी और लोगों ने उसकी इस बात का फ़ायदा उठा लिया था, लेकिन अब उसके अंदर हिम्मत पैदा होने लगी थी। गौरव उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता और कहता, सर उठाकर चलो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो मेरी बेटी से कहता कि तुम घर से बाहर निकला करो, शॉपिंग किया करो और लोगों से बातचीत किया करो और लोगों से बार्गेनिंग भी किया करो, अपनी फ्रेंड्स बनाया करो और अपनी फ्रेंड्स के घर भी जाया करो। तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। वो मेरी बेटी की हिम्मत बन रहा था और उसे बहादुर बनाने की भी कोशिश कर रहा था और वो बिल्कुल ठीक कर रहा था। हमारी बेटियों को खुद इस काबिल होना चाहिए कि उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ हो और उन्हें पता हो कि उन्हें कब आवाज़ उठानी है। मेरी बेटी ने जब मुझे कॉल की थी तो उसका पति उसके पास ही खड़ा हुआ था। उसके पति ने ही उससे कॉल करवाई थी और कहा था कि अपनी माँ से कहो कि सब कुछ ठीक है, जबकि कुछ ठीक नहीं था। अगर मेरी बेटी के अंदर इतनी हिम्मत होती तो वो उसी टाइम अपनी परेशानी के बारे में मुझे बताती कि माँ मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे आकर बचा लो।
और यही हिम्मत अब उसका भाई उसे देने की कोशिश कर रहा था। मैं भगवान का जितना शुक्रिया करूं उतना ही कम है। आज मेरे दोनों ही बच्चे मेरे पास हैं और बहुत खुश हैं। जिन बच्चों के लिए मैंने इतना सेक्रीफाइस किया था, आज वो रंग ले आया था। मेरे बेटे ने हमारे घर की सारी जिम्मेदारियों को अपने सर पर उठा लिया था और अब उसने हमारे घर के हालात भी ठीक कर दिए। उसने अपना मकान भी खरीद लिया। किराए के झंझट से भी हम लोग बच गए। दोनों भाई बहनों में इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि मैं उनको देखकर हमेशा खुश होती रहती हूँ। गौरव का कहना है कि आपने हमारे लिए बहुत परेशानियां झेली हैं और खासकर मेरे लिए झेली है। आपने लोगों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया। शायद मेरी सगी माँ होती तो मेरे लिए इतना नहीं करती जितना आपने मेरे लिए किया। मैं आपको अपनी सगी माँ से भी बढ़कर चाहता हूँ। मैं अपनी माँ से और बहन से बहुत प्यार करता हूँ और आप ही लोग मेरी फैमिली हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई थी और मेरे बच्चे आपस में खुश हैं और दोनों बच्चे ही समझदार हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।